आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इन इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रहता है, इकोनॉमिक्स में इसके कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं अपने, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो आज वापस चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या था? डिफरेंशिएशन का मतलब होता था किसी भी बड़े फंक्शन को बहुत छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, जैसे कि ये हैं। यही तो डिफरेंशिएशन का काम होता था। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है dx, जिसका ब्रेथ है एंड लेंथ जिसकी क्या है, यहाँ डिपेंड करेगी वो y पे। तो ये जो छोटा एलिमेंट है ये एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है जिसको हम डिफरेंशिएट करके छोटा बना देते हैं। और इंटीग्रेशन में बेसिकली हम करते क्या हैं, इन्हीं सारे एलिमेंट्स को जोड़कर, इंटीग्रेशन का मतलब है इन सारे एलिमेंट्स का सम। डिफरेंशिएशन मतलब इस पूरे ग्राफ को हमने इतने छोटे 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 सारे एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। एंड इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इन्हीं सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को सम करके वापस बड़ी वैल्यू बना देना, इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। तो एरिया अंडर कर्व से कैसे निकलता है? मान लीजिए एक छोटा सा ही हमारा एलिमेंट है जिस dx, ये एक, और ये बाकी सारे इसके आइडेंटिकल हैं। ओके, ये एक छोटा एलिमेंट है dx। तो जब हम dx को इंटीग्रेट करेंगे, dx जैसे सारे एलिमेंट्स को यहाँ से यहाँ तक, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मान लीजिए मैंने ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इधर का सारा एरिया मैं सम कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस कर्व के अंदर का यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा ना। तो यही प्रोसेस हमें एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब यही है कि हम इस एरिया का एक फ़ंक्शन निकाल लें। मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इस सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को वापस सम कर दूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि इस ग्राफ के नीचे dx जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं टिल इन्फिनिटी, ये ग्राफ जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक, ये ग्राफ जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जो भी एक सेकेंड, हाँ, ये ग्राफ जहाँ तक जा रहा है टिल इन्फिनिटी, इन सबको सम कर देना मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और उसको इंटीग्रेट करके जो वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, इस पूरे ग्राफ का एरिया। मान लो ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो एरिया अंडर कर्व का ग्राफ इक्वेशन मिलेगी इसको इंटीग्रेट करने पर, वो भी इन्फिनिटी तक इस कर्व के अंडर का एरिया क्या होगा उसके लिए इक्वेशन होगी। अब जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आते हैं तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आते हैं तो हम इसको दे देते हैं इंटरवल। मैंने इस ग्राफ को दे दिया इंटरवल फ्रॉम a to b। अब जो मुझे इंटीग्रेशन करना है वो a to b करना है। तो बेसिकली जब मैं इंटीग्रेशन a to b करूँगा तो जो एरिया मुझे मिलने वाला था इक्वेशन के फॉर्म में इनफाइनाइट वाला, वो अब लिमिट हो जाएगा फ्रॉम a to b। समझ में आया? बेसिकली a to b के बीच में कितना एरिया है इस ग्राफ के अंडर a b से लेके b इंटरवल के बीच में, वो मुझे इस वाली इक्वेशन में पता चलेगा। तो यही एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 20 x/2 dx। तो जो फंक्शन है वो क्या है, x/2। हमें इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है फ्रॉम 0 to 20। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि एरिया अंडर कर्व के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम ट्राई करेंगे कि उसका ग्राफ भी बनाकर आए उस फंक्शन का, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। तो कर देखते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 20
x/2 dx कैन बी रिटन एज x²/4 0 to 20। ठीक है, 20 इसमें इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे 20²/4 माइनस 0²/4, दिस विल बी 400/4 और 100। ठीक है, 100 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया, यूनिट स्क्वायर। इसको आई होप ये क्लियर है। इस तरह से कोई भी एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन आएगा, हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है गिवन इंटरवल के बीच में, एंड वी विल गेट आवर एरिया अंडर कर्व। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है एरिया बिटवीन कर्व का। एरिया बिटवीन कर्व का क्या मतलब है भाई? एरिया बिटवीन कर्व का मतलब है कि ये ग्राफ दिया हुआ है, दो ग्राफ बने हुए हैं, मान लो आपके पास ये ग्राफ है और दूसरा ग्राफ ये है, ये दो ग्राफ बने हुए हैं मेरे पास। इन दोनों की मेरे पास कुछ इक्वेशन होगी, ये फंक्शन ऑफ fx है, ये फंक्शन ऑफ gx है। ठीक है, तो मुझे एरिया बिटवीन दीज ग्राफ्स निकालना है, तो वो क्या होगा? ये होगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। तो ये इसके लिए क्या फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं है, बेसिकली बात बस इतनी सी है कि मान लो मैं इसको निकालना चाहूँ, तो पहले मैं इस एरिया अंडर ऊपर वाले ग्राफ का निकालूंगा, तो उसमें ये भी इंक्लूड होगा, माइनस एरिया अंडर दिस ग्राफ मैं उस टोटल में से डिडक्ट कर दूं, तो बचा हुआ एरिया मेरे पास आएगा, वो क्या होगा? एरिया बिटवीन दीज कर्व्स। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख कर दिखाता हूँ। इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन, हम इंटरवल दे देते हैं 0 to, मान लीजिए इसे मान लेते हैं a b। तो इसको जब 0 to b इंटीग्रेट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन को, जो कि fx है विद रिस्पेक्ट टू dx, और उसमें से इस वाले फंक्शन को 0 to b सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें एरिया बिटवीन कर्व्स मिल जाएगा। आप समझ में आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक ग्राफ है हमारे पास, जिसमें दो पैराबोलाज हैं। ये ग्राफ है आपका fx इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 6x प्लस 8 का, एंड ये वाला जो ग्राफ है वो है आपका gx इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1 का। ये दो ग्राफ हैं, हमें एरिया बिटवीन द कर्व निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दैट सिंपल कि हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटरवल ले लेते हैं, यहाँ पर है इंटरवल 2 का, सॉरी थोड़ा सा हो गया है, इंटरवल है 2 का, तो जो एरिया निकलेगा वो ये निकलेगा। तो इसको जब निकालेंगे हम 0 to 2 f of x माइनस dx इंटू dx माइनस 0 to 2 g of x dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx में, ये फॉर fx की इक्वेशन लिखेंगे ये नॉर्मली, इसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर gx की इक्वेशन लिखेंगे, इनको नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल के सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी के बीच आता है, वो होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। जैसे मान लो कभी कभी आपको जो लिमिट है वो दोनों लिमिट्स नहीं दी हुई हैं, जैसे इस क्वेश्चन में एक लिमिट, एक इंटरवल 0 तो है और दूसरा एक इंटरवल तो इसमें 0 है, दूसरा इंटरवल जो है आपका मान लीजिए नहीं दिया है, ये जो b है ये नहीं दिया, ये
ग्राफ जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये दोनों ग्राफ कभी मीट ही नहीं हो रहे, तो ये ग्राफ जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरह से है, 0 to इन्फिनिटी, या फिर 0 की जगह मैं ए लिख देता हूँ, ओके, थोड़ा बेसिक रहेगा। ए कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ए टू दिस एंड एफ एक्स डी एक्स, ये निकालना है मुझे। तो अब कैसे निकालेंगे, मैं तो जानता नहीं हूँ कि इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, तो इसमें कुछ नहीं करते हम, इसमें बेसिकली लिमिट्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लिमिट्स हमने पढ़ा था, तो उसमें हम इन्फिनिटी वाले कॉन्सेप्ट के साथ डील करना सीखा था। तो इसमें हम बेसिकली लिमिट लगाते हैं। लिमिट हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, b टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लगा देते हैं। अब इस टेंड्स का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है, ये समझने के लिए आपको लिमिट्स वाला वीडियो देखना पड़ेगा। एंड इसको हम लिख देते हैं f ऑफ x a टू b। इन्फिनिटी की जगह हमने b लिख दिया और b इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं आया बेसिकली वही रहा ना, dx। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं जैसे लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, मान लीजिए f(x) जो है वो हमारा 3x² माइनस 6x प्लस 8 है, जो अभी नीचे वाले क्वेश्चन में लिया था, तो उसको यहीं पुट करेंगे। a टू b इंटीग्रेशन जो उसका आएगा उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। b टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x² माइनस 6x प्लस 8 a टू b dx, ये हो जाएगा लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी। नॉर्मली सॉल्व करेंगे, x की जगह b आ गया, 3b² माइनस 6b प्लस 8 माइनस x की जगह a रखा जाएगा, 3a² माइनस प्लस 6a माइनस प्लस माइनस 8। ये समझ में आया हो। मैंने f ऑफ b माइनस f ऑफ a डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। 8 से 8 का जो है आपका कट हो गया। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये आपको बेसिकली नॉर्मल लिमिट्स जैसे अप्लाई करते हैं वैसे लिमिट अप्लाई करके आंसर निकालना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये क्वेश्चन चला जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि लिमिट की हमें वैल्यू नहीं पता होती। कुछ क्वेश्चंस में लिमिट की वजह से हम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पर आंसर निकल आता है। तो अब लिमिट्स के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो लिमिट्स वाला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा। मैंने अगर आपको बता दिया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया है तो क्या करना है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी अगर इन्फिनिटी पॉजिटिव दिया है तो लिमिट कुछ इस तरह से लगती है, लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू b f(x) dx। एंड अगर इन्फिनिटी नेगेटिव रहता है, बेसिकली नीचे रहता है, तो जो लिमिट लगती है वो कुछ इस तरह से लगेगी, माइनस इन्फिनिटी आई होप क्लियर है। समझ में आ गया आपको मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि आप इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन कर चुके हो जो कि इसमें यूज़ होने वाला है, और लिमिट के क्वेश्चंस भी आप आई होप कर चुके होंगे जो इसमें यूज़ होने वाला है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के हम एक आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमने एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो अपने इकोनॉमिक एप्लीकेशन का देखते हैं। इकोनॉमिक एप्लीकेशन इस कॉन्सेप्ट का कैसे आएगा। तो बेसिकली जो दो चीज़ें हमारे एक सिलेबस में हैं वो हैं कंज्यूमर्स सरप्लस एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0 to Q0, और अगर उसने कोई और इंटरवल दिया है तो f ऑफ q इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dq माइनस p0 q0।
जहाँ पे ये जो एफ एक्स है इट इज़ योर डिमांड फंक्शन, ये जो पी नॉट और जो क्यू नॉट है ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटीज हैं, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटीज़ हैं अनटिल अनलेस गिवन नहीं है। हो सकता है कई बार आपको गिवन हो नॉर्मली तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट गिवन, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ही रहेगी। इसी तरह सेम टू सेम प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फॉर्मूला है वो है, बस छोटा सा चेंज आता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो होता है Q नॉट इंटू पी नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to Q नॉट एफ क्यू डी क्यू। इसमें बेसिकली जो क्यू पी है वो आगे आ जाता है। ये जो है आपका सप्लाई फंक्शन है। इस बात का हमेशा याद रखना है कि प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए सप्लाई फंक्शन यूज़ होता है और कंज्यूमर सरप्लस के लिए डिमांड फंक्शन यूज़ होता है। और ये दोनों फिर से आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्वांटिटी रहेंगी अनटिल अनलेस गिवन नहीं है। गिवन है तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप आपका ये क्लियर है। तो अब हम चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम एरिया बिटवीन कर्व्स का करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी इन क्वेश्चंस को करना है एरिया अंडर कर्व, एरिया बिटवीन कर्व, कोशिश करें कि एक अप्रॉक्सीमेट एटलीस्ट ग्राफ ज़रूर बना दें। इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट फेच यू मार्क्स। तो एक हम अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमें दिख रहा है जो फर्स्ट फंक्शन है y1 इट इज़ x² - 4x + 8। तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा। और क्योंकि +8 है तो इंटरसेप्ट समथिंग लाइक दिस यहाँ कहीं होगा। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट टाइप में कुछ ऐसे ग्राफ बना देता हूँ। अप्रॉक्सीमेट है, आप मेजर करके भी बना सकते हैं। एंड y2 जो फंक्शन है हमारा, उसका जो ग्राफ दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है लाइक दिस। तो जो एरिया बिटवीन कर्व है ये निकाला जाएगा, सॉरी ये जो ग्राफ है वो इस तरह से है, यहाँ ये कट नहीं कर रहा है, ये दूसरा ग्राफ इसको टच करके जा रहा है टेंजेंट की तरह। ओके, तो इसको हम जब बना देंगे, बेसिकली हम थोड़ा रफ बना देंगे, उससे भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली। तो हमें 0 to 4 के बीच में इस ग्राफ में वैल्यू निकालिए। मान लीजिए यही 4 है, वैसे ये भी हो सकता है बट 0 to 4 यही है। तो इस तरह से हम बना देंगे एंड दिस विल मूव लाइक एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4। पहले कौन सा ग्राफ आएगा, जो ऊपर है, ऊपर कौन सा है, x² - 4x + 8 विथ रिस्पेक्ट टू dx माइनस दूसरा 0 to 4 2x dx, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे, this will be like x³ / 3 minus x² / 2 2x² plus 8x 0 to 4 minus it would be x² 0 to 4। आई होप मैंने कुछ गलती नहीं की है। x³ ओके, इट इज़ करेक्ट। वैल्यू पुट करेंगे, 4 का क्यूब / 3 माइनस 2 4 का स्क्वायर प्लस 8 × 4 माइनस 0 जैसे ही पुट होगा ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो 0 माइनस
4 इसमें आएगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 जैसे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इट वुड बी समथिंग लाइक 64/3 माइनस 32 प्लस 32 माइनस 16, 32 चला जाएगा, इट वुड बी लाइक 64 माइनस 48 and 64 minus 48 would be 16 by 3, then area would be 16 by 3, and you got your answer, area between curve. These questions are very simple and sorry पेपर शायद नीचे हो गया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वैल्यू पुट करने के बाद दिस विल बी 64/3 माइनस 32 प्लस 32 माइनस 0 हट जाएगा माइनस 16, ये चला जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 16/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, दे फेच यू गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स स्पेशली इन एग्ज़ाम्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर कंज्यूमर सरप्लस। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है जो कि है 42 माइनस 5q माइनस क्यू स्क्वायर, एंड प्राइस हमें दी हुई है इक्विलिब्रियम पे P0 इज़ 6। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम Q0 फाइंड करेंगे। Q0 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में प्राइस में वैल्यू पुट करके Q0 फाइंड करेंगे। तो इट वुड बी लाइक क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का 5q प्लस का 42 इज़ इक्वल्स टू 6 इस तरफ आएगा और इस तरफ सबको ले आते हैं। तो क्यू स्क्वायर प्लस 5q माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। 36 के फैक्टर्स होंगे आपके 6 3 इंटू 2 3 इंटू 2, तो ये हम लिख सकते हैं 9q माइनस 4q माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, q प्लस 9 माइनस 4q प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो q हमारे पास एक 4 आ जाएगा और दूसरा q माइनस 9 आ जाएगा। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो Q0 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सो Q0 वुड बी 4। आप ये इस क्वेश्चन में शो करेंगे। मेरे पास पेपर की लेंथ थोड़ी कम है इसलिए मैं साइड में कर रहा हूँ ना। मेरे पास P0 है, Q0 है, डिमांड फंक्शन है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू 0 टू Q0 f of q dq माइनस P0 Q0। 0 टू Q0 है आपका 4, fx वुड बी 42 माइनस 5q माइनस q स्क्वायर dq माइनस 6 4 ज़ा 24, इट वुड बी 42q माइनस 5q स्क्वायर बाई 2 माइनस q क्यूब बाई 3, 0 to 4 माइनस 24, 4 की वैल्यू पुट होगी 4 माइनस 5 टाइम इंटू 8 माइनस 64 बाई 3 माइनस 24। 0 पुट होगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना। दैट वुड बी सॉल्व करने पर 248/3 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, एक सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है और आपको कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों निकालने हैं। तो आई होप डिमांड फंक्शन के यूज़ से आप कंज्यूमर सरप्लस खुद निकालेंगे। मैं आपको सिर्फ सप्लाई फंक्शन का यूज़ करके प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल के दिखा देता हूँ। तो इट वुड बी लाइक प्रोड्यूसर सरप्लस वुड बी, we will find it first thing to do I forgot is हम P0 and Q0 निकालेंगे। तो PD is equals to PS implies 113 minus Q square is equals to
2q प्लस 1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे 113 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q इट वुड बी 5q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 112 is equals to 0. This would be, sorry, a minor mistake, यहाँ पर 2 नहीं है, it is q plus 1 का square. It will give me 2q square, sorry, q square plus 1 plus 2q only. फिर ये इस तरफ जाके 2q square प्लस 2q माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. दिस वुड बी लाइक तो इस क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करके आप Q0 और P0 की वैल्यू निकाल लेंगे. Q0 एंड P0 की वैल्यू निकाल लेंगे. फिर इसको प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला जो कि है 0 to Q0, प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला जो कि है P0 Q0 माइनस 0 to Q0 f of x dx में पुट करके ज़ीरो टू 7. इस बात का याद ध्यान रखेंगे कि fx में यहाँ पर सप्लाई फंक्शन यूज़ होगा जो कि है q प्लस 1 का होल स्क्वायर dx. इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर जो है निकल आएगा. इसको इंटीग्रेट करने के लिए q प्लस 1 को t लेट करेंगे एंड फिर dt इज इक्वल्स टू dx आ जाएगा एंड सब्स्टिट्यूशन से इसका इंटीग्रेशन निकाल के सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा. वीडियो काफ़ी ऑलरेडी बड़ा हो गया है तो आज के लिए इतना ही. इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है. इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. विश यू ऑल लक. टेक केयर. बाय बाय.